हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा और आप सभी लोग भी प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से ई गवर्नेंस के लाभ हैं। यहाँ पूछा गया है कि ई गवर्नेंस के लाभ कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा, यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। ऑप्शन बी है, इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है। ऑप्शन सी है, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। ऑप्शन डी है, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है। ऑप्शन ई है हमारा कि इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। तो बताइए दोस्तों कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो आप सभी लोगों को बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आप लोग बताइए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ई गवर्नेंस के लाभ के लिए जो यहाँ ऑप्शन प्रस्तुत किए गए हैं, ऑप्शन ए है, यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है, दैट मीन्स कि अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। ऑप्शन बी है हमारा, इससे सरकार के कार्यों में लोगों की भागीदारी कम होती है। इससे सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम होती है। ये ऑप्शन हमारा गलत है दोस्तों। ई गवर्नेंस के कारण सरकार के कार्य में लोगों की भागीदारी कम नहीं होती है। ऑप्शन सी है, इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है। बताइए दोस्तों, क्या इससे नौकरशाही की प्रवृत्तियां बढ़ती है? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन डी है हमारा, इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है। तो ऑप्शन डी भी हमारा राइट है दोस्तों। और ऑप्शन ई है कि इससे सरकार और नागरिक के बीच विश्वास निर्माण में मदद मिलती है। बिल्कुल, ये भी बात सही है दोस्तों। तो ए डी ई हमारा सही है और बी और सी गलत है। बी और सी गलत है। ए डी ई ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। तो इसलिए नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था, इसलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो ए डी ई यहाँ दिया हुआ है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ई गवर्नेंस क्या होता है। तो ई गवर्नेंस एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। ई गवर्नेंस एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। अतः इसे समझने के लिए आपको एक पार्टिकुलर नॉलेज और एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। ई गवर्नेंस के अंतर्गत सरकारी सेवाएं और सूचनाएं पहुंचाने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स और टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स और टूल्स का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से शासन को सरल बनाया जाता है और पारदर्शी बनाया जाता है। शासन को अकाउंटेबल बनाया जाता है और त्वरित बनाया जा सकता है। और ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन को नागरिकोन्मुख बनाते हैं। मतलब कि सिटीजन के प्रति उन्मुख होता है। सिटीजन की ओर उन्मुख होता है। इसका ओरिएंटेशन सिटीजन की ओर होता है। और इसके अनेक लाभ हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया कि यह सरकार को अधिक उत्तरदायी बनाता है। इससे लेन देन के खर्चे में कमी आती है। इससे नागरिक और
सरकार के बीच विश्वास निर्माण में भी मदद मिलती है। और एक इसके ये भी लाभ हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, इसके माध्यम से देश विदेश के घटनाक्रम से भली भांति परिचित हो सकते हैं। तो ये इसके लाभ होते हैं दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं। प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा के सिद्धांत दिया गया था, प्लेटो के द्वारा जो शिक्षा सिद्धांत प्रस्तुत की गई थे, इनमें से कौन सा शिक्षा सिद्धांत के बारे में सही है, ये हम लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप लोग सोचिए, बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, अब ऑप्शन पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है कि यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है। क्या प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का साधन है। ऑप्शन 2 है हमारा कि बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में यह बोला गया है कि बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है। ऑप्शन 3 है हमारा कि सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है। और ऑप्शन 4 है 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है। तो बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, कौन कौन सा ऑप्शन हमारा इनमें से सही है, बताइए दोस्तों। तो आइए, इसमें सभी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों। यह सामाजिक सदाचार तथा सत्य की अनुभूति का एक साधन है, ये राइट है दोस्तों। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा का आरंभ होती है, ये भी बात प्लेटो की शिक्षा पद्धति में की गई है। सार्वजनिक परीक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, ये भी बात प्लेटो की शिक्षा पद्धति में की गई है। और 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, अर्थात ये भी ऑप्शन हम लोगों का सत्य है, ये भी ऑप्शन हम लोगों का सत्य है दोस्तों। तो दैट मीन्स कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन राइट हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चुनाव करना था दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। सही उत्तर का चयन करना था, चारों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, प्लेटो दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए 2 बातों पर विशेष बल दिए थे। प्लेटो दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना चाहते थे, और उन्होंने व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए 2 बातों पर विशेष बल दिए। फर्स्ट, राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करने पर बल दिए। और सेकेंड, संरक्षक वर्ग के लिए, दैट मीन्स कि गार्जियन क्लास के लिए एक विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा। अर्थात देखिए, जो संरक्षक वर्ग होंगे, संरक्षक वर्ग दैट मीन्स गार्जियन क्लास, और गार्जियन क्लास में 2 वर्ग आते थे दोस्तों। फर्स्ट आता था दार्शनिक वर्ग और दूसरा आता था सैनिक वर्ग। फर्स्ट दार्शनिक वर्ग और दूसरा सैनिक वर्ग। तो ये जो संरक्षक वर्ग थे, उन्हें संपत्ति और स्त्रियों दैट मीन्स कि परिवार रखने का अधिकार नहीं दिया गया था। और शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, प्लेटो के शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी नागरिकों को एक जैसे अवसर दिए गए थे, एक जैसे अवसर दिए गए थे। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अवधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। ऑप्शन ए है हमारा प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन बी है सामाजिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर। ऑप्शन सी है
धर्म विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर, या ऑप्शन डी तत्व मीमांसा के सिद्धांत के आधार पर। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग भी इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जांचने का प्रयास कीजिए कि आप लोग कितना इसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर को सही कर पाते हैं। देखिए आइए देखते हैं। थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा प्राकृतिक विज्ञान का सिद्धांत के सिद्धांत, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। कैसे, देखिए आइए समझते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा हम। देखिए थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत से प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है, अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। देखिए हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन को एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में था। हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन को एक वैज्ञानिक रूप देना चाहते थे। वो पॉलिटिकल फिलोसॉफी को एक वैज्ञानिक रूप देना चाहते थे, दैट मीन्स कि साइंटिफिक फॉर्म में उसको लाना चाहते थे वे। और उन्होंने अपने राज दर्शन में निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार भी तैयार किया था। उन्होंने अपने राज दर्शन में निरंकुशतावाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए एक वैज्ञानिक आधार भी तैयार किया गया था। और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाले जितने भी पद्धति हैं उन सभी पद्धतियों को वे दर्शन तथा राजनीतिक चिंतन का आधार देकर राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहते थे। राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहते थे। अतः हम कह सकते हैं कि हॉब्स ने प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के अवधारणा के आधार पर राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रूसो की सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है। रूसो की सामान्य इच्छा, दैट मीन्स कि जनरल विल का क्या अर्थ है, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा वास्तविक इच्छा, ऑप्शन बी है इच्छाओं का सर्वयोग, ऑप्शन सी है बहुसंख्यक इच्छा, या फिर ऑप्शन डी यथार्थ इच्छा, दैट मीन्स कि रियल विल। बताइए, आपको मैं 10 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं भी आती है तब भी आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है, आप प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। देखिए क्या है इसका राइट आंसर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप बताइए। बताइए दोस्तों, रूसो की समान इच्छा का क्या अर्थ है। तो देखिए रूसो की समान इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आइए थोड़ा इस क्वेश्चन को भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मेरे अनुसार अगर कहा जाए कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में अगर आप देखिए तो रूसो के योगदान को एक ही शब्द में अगर व्यक्त करना है, सिर्फ एक शब्द में अगर आपको व्यक्त करना है, तो उसके लिए समान इच्छा का सिद्धांत पर्याप्त है दोस्तों। रूसो के योगदान को अगर आपको एक शब्द में व्यक्त करना है राजनीतिक विचार, दैट मीन्स की पॉलिटिकल थॉट्स के क्षेत्र में, तो इनका समान इच्छा का सिद्धांत पर्याप्त है। समान इच्छा क्या है दोस्तों? समान इच्छा का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक्चुअल विल, दैट मीन्स की तात्कालिक इच्छा, और एक होता है तात्विक इच्छा, दैट मीन्स की रियल विल। एक होता है तात्कालिक इच्छा जिसको हम लोग एक्चुअल विल कहते हैं इंग्लिश में, और एक होती है तात्विक इच्छा जिसको हम लोग इंग्लिश में रियल विल कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस करना आवश्यक है।
और रूसों के अनुसार देखा जाए तो तात्कालिक इच्छा दैट मीन्स कि एक्चुअल विल वह होती है जिसे व्यक्ति क्षणिक आवेश में अनुभव करता है, क्षणिक आवेश में वो अनुभव करता है, और यह परिवर्तनशील एवं तुच्छ कोटि की इच्छा है। मतलब ये इच्छा क्षणिक होती है, पल भर के लिए होती है, और यह इसमें चेंज हो सकती है, इसमें चेंजिंग हो सकता है, या इसमें बदलाव हो सकता है, यह परिवर्तनशील होती है, और इसे तुच्छ कोटि की इच्छा कहा जाता है। एक्चुअल विल को दैट मीन्स कि तात्कालिक इच्छा, तात्कालिक मतलब नाम से ही आपको सुनने में लग रहा है तत्काल, तत्काल के लिए है वो, फिर उसमें बदलाव हो जाएगा, उस इच्छा में फिर बदलाव हो जाएगा। और यह जो इच्छा है वो आकस्मिक और तर्कशून्य इच्छा है, मतलब इलॉजिकल है, और तुरंत होने वाला इच्छा, और तुरंत इसमें बदलाव हो जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि तात्कालिक इच्छा की पूर्ति से किसी व्यक्ति को क्षणिक संतोष तो मिल सकता है, तात्कालिक इच्छा की पूर्ति से किसी व्यक्ति को क्षणिक संतोष तो मिल सकता है, लेकिन इससे उसका अपना, या कह लीजिए कि पूरे संपूर्ण समाज का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तात्कालिक इच्छा से संपूर्ण समाज या उस व्यक्ति का कल्याण कभी भी नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार अगर तात्विक इच्छा को देखा जाए दोस्तों, तात्विक इच्छा को देखा, दैट मीन्स कि रियल विल को देखा जाए, तो तात्विक इच्छा को यथार्थ इच्छा बोला जाता है दोस्तों। तात्विक इच्छा को आप यथार्थ इच्छा दैट मीन्स कि रियल विल बोल सकते हैं। इसे रियल विल इंग्लिश में, और तात्विक इच्छा दैट मीन्स कि यथार्थ इच्छा या तात्विक इच्छा, हिंदी में दोनों एक ही नाम है, और इंग्लिश में इसको रियल विल बोला जा सकता है दोस्तों। तो तात्विक इच्छा क्या है? तात्कालिक इच्छा तो क्षणिक होती है, आकस्मिक होती है, तर्कशून्य होती है, परिवर्तनशील होती है, और कुछ पल के लिए उससे संतोष तो मिलता है, लेकिन उससे व्यक्ति या पूरे संपूर्ण समाज का भला नहीं हो पाता है। लेकिन इसके विपरीत देखा जाए तो यथार्थ इच्छा दैट मीन्स कि इसी को हम तात्विक इच्छा बोल रहे हैं दोस्तों। यथार्थ इच्छा या तात्विक इच्छा या रियल विल, यह जो है यह परम कल्याण का आधार है, परम कल्याण का आधार है दोस्तों, और यह सच्ची स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है। तात्विक इच्छा मनुष्य की तर्क बुद्धि से प्रेरित होती है। तात्विक इच्छा जो है वो मनुष्य के विवेक से प्रेरित होती है, क्षणिक आवेश से प्रेरित नहीं होती है। ये नहीं है कि पल भर आया, पल भर के लिए हमको खुशी मिला, और वो इच्छा फिर वो इच्छा हो समाप्त हो गई। क्षणिक आवेश से वो प्रेरित नहीं होती है, बल्कि हमारे बुद्धि व विवेक से प्रेरित होती है। अतः सामान्य इच्छा जो है, सामान्य इच्छा उस समुदाय के सभी सदस्यों की तात्विक इच्छा का सामान्य आधार प्रस्तुत करती है दोस्तों। अगर यह सामान्य इच्छा, अतः यह कहा जा सकता है कि यहाँ पर रूसों की सामान्य इच्छा का क्या अर्थ है? रूसों की सामान्य इच्छा का अर्थ है दोस्तों यथार्थ इच्छा, दैट मीन्स की रियल विल, जो पूरे कम्युनिटी के लिए और उस व्यक्ति के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा जो इस प्रकार की इच्छा रखता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे और एक्सप्लेनेशन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 5 है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगिता कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को मालूम होगा दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, नहीं भी पढ़े हैं तो। देखिए, ऑप्शन ए है हमारा प्रिस्टले, ऑप्शन बी है हचेसन, ऑप्शन सी है जे बेंथम दैट मीन्स कि जेरेमी बेंथम, डी है जेस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल को उपयोगितावाद के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है, उपयोगितावाद के प्रवक्ता रूप में जाना जाता है। ये उपयोगितावादी विचारक है दोस्तों, ये उपयोगितावादी विचारक है। जॉन स्टुअर्ट मिल जेरेमी बेंथम के शिष्य रह चुके हैं। तो बताना है, क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयोगिता कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद
कुछ जो प्लेजर हैं, कुछ आनंद जो है, कुछ प्लेजर अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होता है। किन्होंने इस गैर उपयोगिता कथन को स्थापित करने का प्रयास किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, कोशिश कीजिए। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा जेएस मिल। इन्हीं को शॉर्ट में जेएस मिल कहा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने कहा था कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होता है। देखिए, आइए थोड़ा इसे भी एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। देखिए, जेएस मिल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। ऐसे जेएस मिल जेरेमी बेंथम के शिष्य रह चुके हैं, लेकिन जेरेमी बेंथम ने जो अपना उपयोगितावादी सिद्धांत दिया था, यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है उपयोगितावादी सिद्धांत को, यूटिलिटेरियनिज्म। तो उपयोगितावादी सिद्धांत जो वो दिए थे, तो जेएस मिल ने उनमें दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। दैट मीन्स कि जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट में उन्होंने दो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। और वो जो परिवर्तन है, जैसे बेंथम के अनुसार क्या था, बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी सुख हैं उनमें कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं होता है। दैट मीन्स कि किसी भी प्रकार का क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं पाया जाता है। बेंथम के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में किसी भी प्रकार का क्वालिटेटिव डिफरेंस, किसी भी प्रकार का गुणात्मक अंतर नहीं पाया जाता है। उनका कहना था कि सभी आनंद एक ही जैसे हैं, सभी आनंद एक समान है। उनमें केवल परिमाणात्मक अंतर हो सकता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंस हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का क्वालिटेटिव डिफरेंस, दैट मीन्स कि गुणात्मक अंतर नहीं होता है। परंतु जेएस मिल ने यह तर्क दिया और उनके बात का खंडन किया कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर होता है। उन्होंने इस बात को बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर अवश्य होता है और किसी सुख की गुणवत्ता उसके परिमाण से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी सुख की जो गुणवत्ता है उसके परिमाण से कम महत्वपूर्ण नहीं होती। देखिए, उनका कहना था कि मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे नहीं दौड़ता है, बल्कि मनुष्यों की अपनी नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचियों का विकास भी जरूरी है। वो सिर्फ भौतिक सुखों के पीछे भागेगा तो उससे उसका काम नहीं चलेगा। उसके लिए उसको नैतिक, बौद्धिक और कलात्मक अभिरुचि का उसे विकास करना पड़ेगा। तो जो सुख मनुष्य की उच्चतर क्षमताओं से प्राप्त किया जाता है वह अन्य सुखों की तुलना में उत्तम है। जो सुख मनुष्यों की उच्चतर क्षमताओं से, दैट मीन्स कि उसके पास हाई कैपेसिटी है और उससे जो वो प्लेजर प्राप्त कर रहा है वो अन्य सुखों की तुलना में सुपेरियर है, बेस्ट है। और उनका कहना था कि उच्च कोटि का जो सुख है वो कम संतुष्टिदायक होने पर भी अच्छा है। जो हाई लेवल का जो प्लेजर हमको मिलता है अपने जीवन में, आप उसको देखिएगा, वो कम संतुष्टिदायक भले ही क्यों ना रहे, उससे हम भले ही पूर्ण रूप से सेटिस्फाई क्यों ना हो पाए, लेकिन वह जो है वो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। निम्न कोटि का अगर हम प्लेजर अपनाते हैं तो वो तो संतुष्टिदायक होगा, वो संतुष्टिदायक होगा, अधिक संतुष्टि हो सकता है कि वो उच्च कोटि, वो पहले वो जो उच्च कोटि का सुख जो है हम अपनाते हैं तो वो सेटिस्फैक्शन हमको कम देगा, लेकिन वो ज़्यादा हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर हम निम्न कोटि के प्लेजर के बारे में सोचें, अगर हम छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचने लगे तो वो जो है अधिक संतुष्टिदायक होगी, लेकिन वो जो है हमारे जीवन में ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। इसलिए मिल का, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा कि जेएस मिल का एक फेमस कोटेशन भी है कि एक संतुष्ट मूर्ख की तुलना में एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं ज़्यादा बेहतर है।
देखिए, अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट है और वह मूर्ख है तो उससे अच्छा है कि हम सोक्रेट्स बन जाए, सुकरात बन जाए, भले ही हम असंतुष्ट क्यों नहीं रहे, भले ही हम असंतुष्ट क्यों न रहे, लेकिन हम सुकरात जैसा विद्वान तो रहेंगे, हमें वास्तविक दुनिया का ज्ञान तो होगा, हम आडंबरों के पीछे तो नहीं भागेंगे। तो ये उनका कहना था दोस्तों, उनका कहना था कि कुछ आनंद जो है वो अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, जबकि जेरेमी बेंथम का कहना था कि सभी आनंद एक समान है, उनमें किसी भी प्रकार का गुणात्मक अंतर नहीं है, उनमें सिर्फ और सिर्फ अंतर है तो सिर्फ परिमाणात्मक अंतर दोस्तों। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? किसने आधुनिक लोकतंत्र का जो वर्णन है वो बहुतंत्र के रूप में किया है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? इसमें देख लीजिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है हमारा डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट डहल, ऑप्शन सी है जोसेफ शुम्पीटर और ऑप्शन डी है एसपी हटिंगटन। तो बताइए इसमें कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा? आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर देखिए कि कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाते हैं और उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के डिस्कशन से ज़रूर बेनिफिट होगा सभी लोगों को। बताइए, अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो कोटेशन है, आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया गया है। आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में रॉबर्ट डहल ने किया है दोस्तों। रॉबर्ट डहल समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत रॉबर्ट डहल की एक चर्चित कृति रही है और उनका चर्चित कृति का नाम है, आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी इनकी एक चर्चित कृति रही है जो 1956 में पब्लिश हुई थी। और इन्होंने अपने इस चर्चित कृति के अंतर्गत लोकतंत्रीय प्रक्रिया का ऐसा प्रतिरूप विकसित किया दोस्तों जिसे उन्हें बहुलतंत्र अर्थात इंग्लिश में इसे कहा जाए पॉलीआर्की की संज्ञा दी गई है। इन्होंने अपनी कृति ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी जो 1956 में पब्लिश हुई थी, इन्होंने लोकतंत्रीय प्रक्रिया का हमारे समक्ष ऐसा प्रतिरूप, ऐसा मॉडल विकसित किया है जिसे हम बहुलतंत्र की संज्ञा दे सकते हैं, उन्हें पॉलीआर्की कहा गया है। देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार लोकतंत्रीय समाज में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में क्यों किया, बहुतंत्र के रूप में क्यों किया, दैट मीन्स कि पॉलीआर्की के रूप में क्यों किया। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए इसको कि इसमें कहा गया है कि लोकतंत्रीय समाज में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया ऊपर से देखने में चाहे कितनी भी सेंट्रलाइज्ड क्यों ना दिखाई दे, मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वो सेंट्रलाइज है अर्थात केंद्रीकृत है, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत डिसेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, मतलब विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है। जैसे देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे आप देखते होंगे कि ऑटोनोमस ग्रुप्स होते हैं जो आपस में समझौता या सौदेबाजी करते हैं, और सार्वजनिक नीति उन सब समूहों की परस्पर क्रिया का परिणाम होती है जो उससे संबंधित विषय में दिलचस्पी का दावा करता है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार आप देखा जाए, अगर बहुलतंत्र के अनुसार अगर देखा जाए तो सरकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में सरकार की जो है खुद की भूमिका बहुत कम रह जाती है, और विभिन्न जो स्वायत्त समूह हैं हमारे सोसाइटी के अंतर्गत
एक स्टेट के अंतर्गत जो विभिन्न स्वायत्त समूह है, उसकी केवल उन लोगों की केवल सहमति की स्थिति तक पहुंचने में सरकार सिर्फ मदद करती है। दैट मीन्स कि उन्होंने इसीलिए आधुनिक लोकतंत्र का जो वर्णन है वो बहुतंत्र के रूप में किया है। और ये किन्होंने किया है दोस्तों? तो रॉबर्ट डहल ने किया है। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 है हमारा दोस्तों कि लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन 7 है हमारा कि लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये जो नीचे दी गई है ये लेनिन, व्लादिमीर लेनिन की रचना है दोस्तों। व्लादिमीर इलीच लेनिन इनका पूरा नाम था। तो फर्स्ट है इनका मटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म। सेकेंड इनकी जो कृति है वो सोशलिज्म एंड वार है। थर्ड जो इनकी कृति है व्हाट इज टू बी डन। और फोर्थ जो इनकी कृति है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एशिया। तो बताइए कि प्रकाशित होने के क्रम में मतलब कौन सी बुक पहले पब्लिश की गई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है क्योंकि ईयर लोगों को याद नहीं रह पाता है। कोई भी स्टूडेंट्स को ईयर याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर भी अगर एक दो बुक का भी अगर आपको ईयर याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताइए। देखिए मटेरियलिज्म एंड एम्पेरियो क्रिटिसिज्म, ये जो इनकी बुक है ये आई थी दोस्तों 1909 मतलब 1909 में इनकी बुक ये पब्लिश हुई थी। और सोशलिज्म एंड वार ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1915 में मतलब 1915 में। व्हाट इज टू बी डन, व्हाट इज टू बी डन ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1902, दैट मीन्स कि 1902 में। द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन एशिया ये जो बुक है ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1899 में, 1899 में। तो देखिए इसको हमको क्रम से लगाना है कि काल क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सी बुक पहले आई। तो देखिए इसमें 1899 इसमें 4 ऑप्शन सबसे पहले आएगा। तो देखिए हम लोग चुनाव करते हैं। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ सिर्फ एक ही जगह है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। देखिए इस तरह से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं कि एक आंसर भी अगर आपको पता है, एक बुक का भी पब्लिश्ड ये पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो व्लादिमीर इलीच लेनिन जो हैं उनके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं कि व्लादिमीर इलीच लेनिन कौन थे। तो देखिए व्लादिमीर इलीच लेनिन रूस के बोल्शेविक क्रांति के कर्णधार के रूप में प्रसिद्ध हैं। रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उनमें उनका बहुत योगदान है। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों के माध्यम से मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार के विकास में योगदान दिया था दोस्तों। मार्क्सवादी सिद्धांत और व्यवहार के विकास में उन्होंने योगदान दिया था। उनके बहुत सारे कृति हैं, बहुत सारे बुक्स हैं ऐसे, यहाँ तक कि आप देख लीजिए कि सोवियत रूस और जो चाइना है उसमें साम्यवादी सरकारों की आधिकारिक नीतियों को मार्क्सवादी लेनिनवाद की संज्ञा दी गई है। सोवियत रूस और जनवादी चीन में जो साम्यवादी सरकार स्थापित किए गए हैं उनके आधिकारिक जो नीतियां हैं उनको मार्क्सवाद लेनिनवाद की संज्ञा दी गई है। और देखिए अगर एक तरह से कहा जाए तो समाजवादी क्रांति के विचार को व्यवहारिक रूप देने के लिए और समाजवादी व्यवस्था को व्यवहारिक रूप में चलाने के लिए लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांत की नए रूप से व्याख्या प्रस्तुत की थी। आपको ये बात पता होगी दोस्तों कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसको व्यवहारिक रूप देने के लिए, दैट मीन्स कि प्रैक्टिकल रूप देने के लिए, प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने के लिए उसका नए रूप में व्याख्या की गई थी लेनिन के द्वारा। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन है। ऑप्शन ए है हमारा रॉबर्ट ए डहल, ऑप्शन बी है गैब्रियल ए आमंड, ऑप्शन सी है आर्थर बेंटले और ऑप्शन डी है डेविड स्टन। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये कोटेशन किसका है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है। किसका कोटेशन है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये जो कोटेशन है दोस्तों, ये कोटेशन है डेविड स्टन का। इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड स्टन। देखिए डेविड स्टन का कोटेशन था कि जो राजनीतिक व्यवहार है, राजनीतिक व्यवहार का जो अर्थ है वो बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों से है। डेविड स्टन ने व्यवहारवाद की जो उस समय बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, व्यवहारवाद, उसकी तत्कालीन प्रवृत्तियों पर प्रबल प्रहार किया था और व्यवहारवाद के विकास में स्वयं स्टन की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहे थे। आपको पता होगा ये बात कि व्यवहारवाद के विकास में स्टन की ही स्वयं महत्वपूर्ण भूमिका ही रही थी। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद जब उसके बाद आया, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, वो व्यवहारवाद की विशेषताओं को बनाए रखना चाहता है। स्टन ने कहा था कि एक कोटेशन उनका यह भी था कि यह प्रतिक्रिया न होकर क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद प्रतिक्रिया न होकर क्रांति है। उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में वो बोलते हैं कि यह एक प्रतिक्रिया न होकर क्रांति है, मतलब ये बिहेवियरलिज्म का रिएक्शन नहीं है बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। इसमें यथा स्थिति नहीं वरन नया स्वरूप उभर रहा है। यह सुधार है, प्रति सुधार नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि उत्तर व्यवहारवाद शैक्षिक तथा मूल्यात्मक महत्व को दिखाना चाहता है, मतलब शैक्षिक तथा मूल्यात्मक महत्व को दिखाना चाहता है। व्यवहारवाद का जो कॉन्सेप्ट आया था दोस्तों, उसमें उसे वैल्यूलेस बना दिया गया था, दैट मीन्स कि मूल्य विहीन बना दिया गया था। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद के कॉन्सेप्ट में मूल्य को भी समाहित किया गया था। तो ये जो कोटेशन बोला गया था, ये कोटेशन जो है ये डेविड स्टन के हैं। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है। नहीं पर हमें फोकस करना है, नहीं पर हमको ध्यान देना है कि वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उनका सिद्धांत था, निम्नलिखित में से क्या नहीं है, इसका आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कि कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता। ऑप्शन बी है कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता। ऑप्शन सी है कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता। और ऑप्शन डी है दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं। तो बताइए दोस्तों कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के मीनिंग को क्लैरिफाई नहीं करता है। बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन है ऐसा है जो वेल ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है। तो इसमें देखिए, इस कॉन्सेप्ट में वेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आशय निम्नलिखित में से क्या नहीं है पूछा गया है। देखिए, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। कोई अपनी वर्ग स्थिति अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, ये भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, ये भी ऑप्शन राइट है दोस्तों। और ऑप्शन डी है दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, ये गलत बात है, ये गलत है। दल अपने अच्छे की अवधारणा नहीं जानते हैं जॉन रॉल्स के वेल ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट में। देखिए, जॉन रॉल्स की एक फेमस कृति रही है
अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, उनकी एक फेमस कृति है, एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। तो देखिए, न्याय, जॉन रॉल्स जो समाज में मौजूद इनइक्वालिटी है, दैट मीन्स कि जो असमानता मौजूद है हमारे समाज में, उसको वो रियलिटी मानता है। वो बोलते हैं कि इनइक्वालिटी इज रियलिटी, दैट मीन्स कि जो असमानता हमारे समाज में मौजूद है वो वास्तविक है, उससे दूर नहीं भागा जा सकता है। तो फिर जस्टिस की स्थापना कैसे किया जाए? तो न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए जॉन रॉल्स ने एक विशेष प्रकार के तर्क प्रणाली का सहारा लिया था दोस्तों, एक विशेष प्रकार का तर्क प्रणाली का सहारा लिया। उन्होंने एक कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से यदि अलग कर दिया जाए, कोई भी व्यक्ति जो न्याय की स्थापना में लगे हुए हैं, अगर उन व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए और समाज में जो प्रचलित भेदभाव का जो ज्ञान है उससे भी उनको परे कर दिया जाए, तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों और सिद्धांतों का पुनर्निर्माण किस प्रकार करेंगे। अगर उनको अपने बारे में पता ही नहीं रहेगा तो समाज में जो अगर न्याय का इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए वो किस प्रकार नए सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। तो वे इस प्रकार की कल्पना करते हैं कि अगर लोगों को समाज में अपना स्थान के बारे में जानकारी नहीं रहेगी, लोग अपने वर्ग स्थिति और सामाजिक दर्जा को नहीं जानेंगे, कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण के बारे में अपना भविष्य नहीं जानेगा, तब अगर कोई एक ऐसा सिद्धांत का निर्माण किया जाए, जस्टिस के थ्योरी को निर्मित किया जाए उन लोगों के द्वारा, तो किस प्रकार का सिद्धांत बनेगा। तो ये जो एक काल्पनिक स्थिति की उन्होंने जो एक कल्पना की है, ये जो काल्पनिक सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया है, इस काल्पनिक स्थिति को उन्होंने मूल स्थिति का नाम दिया था दोस्तों। मूल स्थिति दैट मीन्स की ओरिजिनल पोजीशन। जॉन रॉल्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस के कॉन्सेप्ट को आप पढ़िएगा तो उसमें आप ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस को के कंसेप्ट को पढ़ने को मिलेगा। और ये यूजीसी नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जानना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट, अगर आप नहीं जानते हैं तो। देखिए, उन्होंने मूल स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के लिए नियम मान सकता है। और मूल स्थिति का वर्णन करते हुए जॉन रॉल्स ने एक कल्पना की थी कि मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है, अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। वेल ऑफ इग्नोरेंस का हिंदी अज्ञान का पर्दा होता है दोस्तों, अज्ञान का पर्दा। और यह एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं और इंटरेस्ट, जो हितों, योग्यताओं इत्यादि से बिल्कुल बेखबर होता है। उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी योग्यता क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, वे किस चीज़ में स्किल्ड हैं। वे यह भी नहीं जानते कि वास्तविक समाज में कौन कौन सी बातें संघर्ष पैदा करती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोई समाज में अपनी स्थिति के बारे में नहीं जानता, कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, और कोई अपनी स्थिति और सामाजिक दर्जा नहीं जानता। और इस तरह से अगर इस कॉन्सेप्ट को अपनाकर उन्होंने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 है हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए है और दूसरा तर्क आर है। देखिए, स्टेटमेंट और रीजन, ये एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो हैं ये अक्सर यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, कोटेशन है हमारा, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है कि कार्लायल ने
बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है। कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है और तर्क जो है हमारा दिया गया है कि उसके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। तो चुनाव करना है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? कूट में से ऑप्शन ए है हमारा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है हमारा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा कि ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? अभिकथन ए है हमारा, कार्लायल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है और तर्क दे रखा है कि उसके अनुसार प्रसन्नता दैट मीन्स कि हैप्पीनेस आनंद से बढ़कर है। तो बताइए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए आप सभी लोग। देखिए दोस्तों, कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा है और उनके अनुसार तर्क में दे रखा है कि उनके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। ये बात बिल्कुल राइट है, क्योंकि उनके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है, ये भी बात बिल्कुल राइट है। और ऑप्शन ये जो तर्क आर है वो अभिकथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, इसलिए हमारा इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट होगा। आइए थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, थॉमस कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत दैट मीन्स कि पिग फिलोसॉफी, सुकर सिद्धांत को इंग्लिश में पिग फिलोसॉफी के नाम से जाना जाता है। पिग फिलोसॉफी। तो कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुगर सिद्धांत दैट मीन्स कि पिग फिलोसॉफी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उनके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगिता सिद्धांत की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने नैतिकतावादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण से इसे निकृष्ट भौतिकवाद की संज्ञा दी थी। दोस्तों, निकृष्ट भौतिकवाद। उनका कहना था कि बेंथम मनुष्य को सुअर समझता है। बेंथम जो है वो मनुष्य को सुअर समझता है। देखिए, जब बेंथम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे तो बेंथम अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में अव्यावहारिक बन जाते हैं। वो पूर्ण रूप से इम्प्रैक्टिकल बन जाता है। अपने आनंदवादी व्यक्ति के चित्रण में बेंथम वास्तविक जीवन से अलग होकर बात करता है। दैट मीन्स कि रियल लाइफ का जो एक कॉन्सेप्ट है उससे हट जाता है और उससे अलग होकर, अपने वास्तविक जीवन से अलग होकर वो बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आता है। उनका कहना था कि लोग स्वार्थ तथा कर्तव्य के बीच अंतर मानते हैं। लोग जो है स्वार्थ तथा कर्तव्य के बीच अंतर मानते हैं, परंतु बेंथम इसे स्वीकार नहीं करते थे। अपने प्रामाणिक व्यक्ति के अध्ययन में बेंथम समाज तथा इतिहास को सम्मिलित नहीं करता है और इसलिए अपने जब सिद्धांत का वो विश्लेषण करते हैं तो उस सिद्धांत की विश्लेषण करने में वे मनुष्य की उन सर्वोच्च क्षमताओं को छोड़ देते हैं जो एक मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए उपयोगी होता है। अर्थात उनका कहना है कि मनुष्य सिर्फ आनंद के पीछे, दैट मीन्स कि उसके अनुसार प्रसन्नता उनके अनुसार मनुष्य को अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए और दुख को इग्नोर करना है। तो इस प्रकार से कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत को सुकर सिद्धांत कहा कि यह सुअर का सिद्धांत है, एक सुकर सिद्धांत है, दैट मीन्स कि पिग फिलोसॉफी है। बेंथम ने प्यार, स्नेह, दया, इन सब चीजों को इग्नोर कर दिया अपने सिद्धांत में। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें,
कमेंट करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो हमारे इस चैनल को पसंद लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी तरह का इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अपना जो इस 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आप कितने सही किए अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। और अपने सभी उन दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करें जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस क्वेश्चंस का इस 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अभी विजन के साथ आप जुड़ सकते हैं। और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।